हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ एंड दैट इज़ फिजेंस रूल। ये टॉपिक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मिलेगा और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर्स, कलर के ऑर्डर्स, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप फिजेंस रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से फिजेंस रूल को अप्लाई किया जाता है और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हम फर्स्ट वीडियो के अंदर आज जो लेक्चर है इसके अंदर हम फिजेंस रूल प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजेंस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इसके डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपको फिजेंस रूल समझने से पहले दो टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कंपाउंड्स हैं, एक तो होते हैं आयोनिक कंपाउंड और एक और टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आयोनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र किया होगा? Cl को ट्रांसफ़र किया होगा। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। लाइक हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और किसका फॉर्मेशन किया? कोवेलेंट कंपाउंड का। इसी तरीके से ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और किसका फॉर्मेशन किया? कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी काफ़ी कम रहता है एज़ कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि अगर मैं NaCl और AlCl3 के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करूँ तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट हाई, बट AlCl3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 192, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 190 डिग्री सेल्सियस लेकर के चल सकते हैं। अब हैं ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स, बट अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बात यह है कि 800 तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था अगर वो कुछ आसपास भी होता तो हम कंसीडर कर सकते थे कि ये प्योरली आयोनिक कंपाउंड है, बट क्या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी बॉन्ड ना तो कम्प्लीटली आयोनिक हो सकता है ना कम्प्लीटली कोवेलेंट हो सकता है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिजेंस ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, और अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर आपको आयोनिक कैरेक्टर्स मिलेंगे। और इसी चीज़ को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिजेंस रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजेंस ने बोला था कि आयोनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब कैसे यहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक कैटायन है और एक मेरे पास में एनायन है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि कैटायन
अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, राइट। एट द सेम टाइम एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अब अगर ये अपने पेरेंट एटम से इसकी साइज कम हुई, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा, उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब एनायन के केस में जो साइज होती है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ी होती है। अगर साइज इंक्रीज होगी तो जो न्यूक्लियस की पावर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या आंसर देंगे, कैटायन का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसकी साइज डिक्रीज हो गई। अब जब ये दोनों आइसोलेटेड फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब जब दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे, तो कैटायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सिमेट्रिक होगी और जो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक, मतलब वो एक स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब प्रॉब्लम कब आने लगती है, जब कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉन्ड तो तभी बनेगा जब कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे ही यहाँ पर अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि ये जो कैटायन है ये ट्राई करेगा कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लूँ, अपनी तरफ ले लूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस से भी तो रिपेल होगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। अट्रैक्शन किस किस के बीच में, कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन के इलेक्ट्रॉन। सेकंड, रिपल्शन किस किस के बीच में है, कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो भी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, जैसे कि ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्टार्ट टू शिफ्ट टूवर्ड्स कैटायन, और इसी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आ जाता है, और ये जो डिस्टॉर्शन है ये इस पूरे हम बात करें कि इस पूरे एनायन की साइज़ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो शेयरिंग हुई है यहाँ पर, ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिजेंस ने इसी चीज़ को बोल दिया था कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी कौन से कैरेक्टर्स आ गए, कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ चुके हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो थियोरी लिखी है उसे भी एक बार देख लेते हैं कि इस थियोरी का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी है जो आपको अलग अलग जगह पर इस टॉपिक में काम आती है। सबसे पहले लिखा है कि कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा एंड रिपेल्स इट्स न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज शिफ्टेड टूवर्ड्स कैटायन। अब जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली कैटायन की तरफ शिफ्ट होगा। अब एक कॉमन सा सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यहाँ पर कैटायन में कोई डिस्टॉर्शन क्यों नहीं हो रहा है। आपने एनायन के डिस्टॉर्शन को कंसीडर किया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या कैटायन में कोई डिस्टॉर्शन होगा, तो आंसर इज़ नो। भाई इसका न्यूक्लियस तो पहले ही पावरफुल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं मूव करने देगा क्या, नहीं करने देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कैटायन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। रीज़न, इसकी साइज़ छोटी है और इसका न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, और इसी डिस्टॉर्शन को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर पोल्स डेवलप हो चुके हैं। पोल्स मतलब प्लस और माइनस। पोलराइजिंग पावर,
पोलराइजिंग पावर किसके पास में है? कैटायन जितना चाहे उतना अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब पोलराइजिंग पावर हम हमेशा एक कैटायन के लिए डिफाइन करेंगे। टेंडेंसी ऑफ कैटायन, दिस सी हियर कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, कि कैटायन के पास कितनी पावर है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दे? डिस्टॉर्ट कर दे। ठीक है, लास्ट आता है यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब अल्टीमेटली पोलराइजेशन आप किसका करोगे? एनायन का। तो एक एनायन में कितनी एबिलिटी है कि वो खुद पोलराइज हो सके इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटायन, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? पोलराइजेबिलिटी बोल देते हैं। टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं जो आपको इस टॉपिक में बार बार देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिज़ांस रूल। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिज़ांस रूल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन। अगर कभी भी कैटायन की साइज डिक्रीज होगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अगर मैंने दो कैटायंस कंसीडर किए हैं, एक स्मॉल साइज और एक मैंने यहाँ पर लार्ज साइज का कैटायन कंसीडर किया है। अगर कोई स्मॉल साइज का कैटायन होगा तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी चार्ज है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा और उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन के इंक्रीज हो जाने से जो भी आपका कैटायन है वो पावरफुल बन जाएगा। बट अगर मैंने बड़े कैटायन की यहाँ पर बात करी है तो बड़े कैटायन में जो भी चार्ज होगा वो लार्ज वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा और उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, और जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो अट्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब साइज़ कम होगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ने से आयोनिक कैरेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा? कम। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के हैलाइड्स लिखे हैं, लाइक LiCl, NaCl, KCl। अगर आपको पता हो तो Li से Cs तक साइज हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर Li से Cs तक साइज इंक्रीज होगी मतलब हम क्या देख सकते हैं? पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर यहाँ कंपेयर किया जाए तो जो LiCl होगा ये क्या होगा? मोस्टली कोवेलेंट, जबकि अगर मैंने यहाँ पर CsCl की बात करी तो CsCl बन जाएगा यहाँ पर लीस्ट कोवेलेंट। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Cs की साइज़ बड़ी है और साइज़ बड़ी है तो पोलराइजेशन कम, और पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर साइज़ ऑफ एनायन की बात करूँ तो एनायन की साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? वो उतना ज़्यादा पोलराइज होगा, और अगर ज़्यादा पोलराइज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होने चाहिए? इंक्रीज। तो यही ऑर्डर आप यहाँ पर देखते हैं, लाइक कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी है यहाँ पे? आयोडीन की। और अगर आयोडीन की साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है मतलब इसका पोलराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा तो आप बोल सकते हैं कि CaI2 सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा। आपसे पूछे लीस्ट कोवेलेंट कौन तो बोल सकते हैं आप CaF2। आयोनिक कौन तो आयोनिक भी कौन हो जाएगा? CaF2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम थर्ड फैक्टर पर आते हैं जो है चार्ज ऑन कैटायन, कि जब कैटायन पे चार्ज बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही छोटी उस कैटायन की साइज़। क्लियर है?
तो यहाँ पर अगर इन तीनों केसेस में कंपेयर करूँ तो इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2, इस पे +3 और इस पे +4। सबसे ज़्यादा चार्ज किस केस में प्रेजेंट है? SiCl4 में। अगर इस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ कैसी रहेगी इसकी? स्मॉल, और स्मॉल साइज़ होने से पोलराइजेशन अगेन इंक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो सिंपली आप ये चेक करिए कि कैटायन पे चार्ज कितना है। जब चार्ज कंफर्म हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज उतनी छोटी साइज़ और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज चार्ज ऑन एनायन। जब भी किसी एनायन पे चार्ज बढ़ता है तो उस वजह से उसकी जो साइज़ होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड की साइज़ को, तो नाइट्राइड की साइज़ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज भी सबसे ज़्यादा है, -3। उसके बाद ऑक्साइड की साइज़ होगी एंड दैट विल बी बिकॉज द चार्ज इज -2। एंड फ्लोराइड की साइज़ और छोटी होगी क्योंकि इस पर चार्ज -1 है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे साइज़ क्या होती जाएगी? इंक्रीज़। और आपको पता ही है कि अगर एनायन की साइज़ बढ़ती है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, वो बहुत इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे और आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। तो अगर आपको ये एक सीक्वेंस दी जाए और आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि Li3n इन सब में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। अगर पूछे आयोनिक कौन है तो आप क्या बोलेंगे? LiF इनके अंदर आयोनिक है। क्लियर है ये सबको? अब जो लास्ट फैक्टर, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड करता है कि पोलराइजेशन का एक्सटेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो उसके लिए आप देखेंगे कि इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सूडो इनर्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ 18 होंगे। जबकि नॉन इनर्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं? Na+ हो सकता है, Mg+2 हो सकता है, Al+3 हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? हमारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सूडो इनर्ट की। सूडो इनर्ट में आपका Cu+ आ सकता है, Ag+, Zn+2, Cd cadmium+2, Mercury+2 and all these. When we talk about non-inert configuration, then its example will be Pb+2, Bi+3 and so on. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं तो उसमें आप बहुत ईजीली इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं। अब अगर पोलराइजेशन कंपेयर किया जाए तो देखा जाता है कि सूडो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसके अंदर d ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि नॉन इनर्ट के अंदर d और f दोनों ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी कि जब भी d और f इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग हो जाती है तो साइज़ डिक्रीज़ होने लगती है। अब यहाँ पर केवल d ऑर्बिटल्स हैं, बट यहाँ पर कौन से हैं? d एंड f। तो अगर मैं आपसे कंपैरिजन बेसिस पे पूछूं कि साइज़ कहाँ ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, देन योर आंसर विल बी नॉन इनर्ट के केस में साइज़ ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ डिक्रीज़ होगी वो नॉन इनर्ट में होगी। अगर साइज़ डिक्रीज़ होगी तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन नॉन इनर्ट में होगा।
स्यूडो इनर्ट में थोड़ा कम होगा, बट इट विल बी मोर एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका पोलराइजेशन का सीक्वेंस रहेगा। अगर आपको कभी भी कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है CuCl और NaCl का, कि किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो आप क्या आंसर देंगे? CuCl का ज़्यादा होगा। Cu कहाँ पर लाई करेगा? स्यूडो इनर्ट में, एंड ड्यू टू विच इट्स पोलराइजेशन विल इंक्रीज। और अगर पोलराइजेशन बढ़ गया तो कौन से कैरेक्टर आने लगेंगे इसके अंदर? कोवेलेंट कैरेक्टर्स आने लगेंगे। आपसे पूछा जाए आयोनिक कौन होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं उसके अंदर? NaCl विल बी आयोनिक, क्योंकि Na+ किससे बिलोंग कर रहा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आज हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर द फिजेंस रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिजेंस रूल के एप्लीकेशन पार्ट पे मूव करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। एंड इफ़ यू हैव any query related with this topic, then you can just ask me in comment box. Thank you.